हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना क्लास में हिस्ट्री जो आपका 10th क्लास का है उसका फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप डिस्कस करेंगे। उसमें स्पेसिफिकली हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है, आराम से इसको हम लोग समझेंगे कैसे क्या हुआ था। तो यूनिफिकेशन एक कोई मतलब अचानक से होने वाली घटना नहीं होती है, किसी ना किसी बेसिस पे होती है। और अगर हम यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे बना हुआ किसी कंट्री का नाम जानते हो तुम लोग? लैंग्वेज के बेसिस पे बनी हुई कोई कंट्री? चीन। फ्रांस का नाम सुना होगा। कौन सी लैंग्वेज के बेसिस बना है? फ्रांसीसी। हाँ, अमेर फ्रेंच बोलते हैं, अमेरिकन। फ्रांसीसी। अमेरिका कोई लैंग्वेज थोड़ी अमेरिकन। इंग्लैंड किस लैंग्वेज के बेसिस पे बना है? इंग्लिश। इंग्लिश। स्पेन स्पेनिश। ऐसे ही जर्मनी जर्मन लैंग्वेज। इटली इटली भी एक क्या थी? लैंग्वेज। उसके बेसिस पे ही ये चाहते थे कि हमारा यूनिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसी यूनिफिकेशन के लिए उन लोगों ने बहुत प्रयास किए। स्पेशली सार्डिनिया के जो किंग थे, मोनार्क विक्टर इमैनुअल सेकेंड, वो चाहते थे कि पूरा इटली इटली जो है वो पूरा एक हो। लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, हर्डल्स थी, जिनकी वजह से इटली का यूनिफिकेशन इतना आसान टास्क नहीं था। कई युद्ध लड़ने पड़े। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज इटली के यूनिफिकेशन से पहले हम लोग बैकग्राउंड उसका समझ लेते हैं कि कैसे वो डिवाइडेड। तो अगर हम मान के चलें कि ये मान लो ये इटली का मैप है, तो कुछ हम लोग टॉपिक कर रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ। अगर आप इसको इटली का मैप माने तो यहाँ पर एक जो जगह थी उसका नाम था पिडमेन पिडमन। ठीक है, और ये सार्डिनिया था, सार्डिनियन एम्पायर। यहाँ पर था वेनेशिया एंड लोम्बार्डी। उसके बाद नेपल्स सिसिली, यहाँ पे रोम था। नेपल्स सिसिली, ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे कुछ स्टेट और थे जैसे कि पम्मा, टस्कैनी, ये सारे स्टेट यहाँ पर थे। अब इन पे किस स्टेट पे किसका कंट्रोल था, किसके कंट्रोल में ये थे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ताकि हमको समझ में आ जाए कि इटली के यूनिफिकेशन में कौन कौन से हर्डल्स थे। आप देखोगे वेनेशिया एंड लोम्बार्डी ये पूरा पूरा ऑस्ट्रियन कंट्रोल में था। ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनके कंट्रोल में था ये लोम्बार्डी भी और वेनेशिया भी। उसके अलावा जो ये पम्मा, टस्कैनी और मॉडर्ना थे, ये भी जो ऑस्ट्रियन प्रिंस थे उनके द्वारा कंट्रोल था। या हम कह सकते हैं कि लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये पम्मा, टस्कैनी, मॉडर्ना, ये सब कुछ ऑस्ट्रियन कंट्रोल में था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे जो नेपल्स और सिसिली है, यहाँ पे बुर्बन डायनेस्टी का कंट्रोल था, बुर्बन वंश। और ये बुर्बन डायनेस्टी फ्रांस की थी। यहाँ फ्रांस का कंट्रोल था। जो रोम था ये एक रिलीजियस सिटी थी, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च, कैथोलिक जो चर्च है वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। और रोम पोप के अंडर में था। पोप क्रिश्चियनिटी का सबसे हेड होता है, और क्रिश्चियनिटी जो है उसके सबसे सुप्रीम लीडर को पोप बोला जाता है। उसके कंट्रोल में रोम। और क्योंकि ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस का था, इसलिए फ्रांस ने भी अपनी सेना यहाँ पर लगा रखी थी इन द सपोर्ट ऑफ रोम। रोम के सपोर्ट में अपनी सेना लगा रखी थी कि आप पे कोई हमला ना हो। पोप यहाँ पे पूरा शासन व्यवस्था देखता था। तो ये एक बैकग्राउंड है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। पहले हम ये देख रहे हैं कि डिवीजन ऑफ इटली था, मतलब इटली बहुत ही डिवाइडेड था। उसमें देख रहे हो पिडमंट, सार्डिनिया। ये पिडमंट और सार्डिनिया, सार्डिनिया के जो किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। सेकंड, इनके अंडर में था। सार्डिनिया कंट्रोल कर रहा था पिडमेंट को और सार्डिनिया को, इनके जो राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इनके चांसलर होते हैं
आप प्राइम मिनिस्टर के टाइप में समझ सकते हो, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है और ऐसे प्राइम मिनिस्टर। चांसलर थे इनके कावूर। ये इस पूरा जो इनका आप बोल सकते हो जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, इसके मेन हीरो कावूर थे। ये चांसलर थे सार्डिनियन एम्पायर के। और इनके राजा कौन थे, किंग कौन थे, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अब इनके कंट्रोल में है पिडमंट और सार्डिनिया। बाकी रेस्ट ऑफ इटली को इनको कंट्रोल करना है। इसमें सबसे बड़ा देखोगे सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसके पास है, ऑस्ट्रिया। क्योंकि ऑस्ट्रिया ने वेनेसिया को भी कंट्रोल कर रखा है, लोम्बार्डी को कंट्रोल कर रखा है, इधर पम्मा टस्कैनी मॉडना यहाँ पर इनके प्रिंस अपना शासन करते। तो सबसे बड़ा जो हर्डल था वो था ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया बहुत ही पावरफुल देश था उस टाइम। नेपाल और सिसिली जो था वो बुर्बन डायनेस्टी के कंट्रोल में था, जो कि फ्रांस के थे। ठीक है। और रोम पर पोप का अधिकार था। ये बैकग्राउंड था, इस तरह से इटली डिवाइडेड था। अब इसका यूनिफिकेशन एक काफ़ी डेंजरस और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक टास्क था, जिसको सार्डिनियन जो किंग हैं विक्टर इमैनुअल सेकेंड, इनकी देख रेख में पूरा किया जाता है। और काबूर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा मैजनी, गैरिबाल्डी, इन लोगों का भी योगदान हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हर्डल्स क्या क्या थे, कौन कौन से हर्डल्स थे। तो पहला अभी क्लियर हो गया कि फॉरेन डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। तो पहला हो जाएगा फॉरेन डोमिनेंस, यानी विदेशी जो लोग हैं उनका शासन इतनी जगहों पर है। तो वो क्यों चाहेंगे यूनिफिकेशन। अगर किसी पार्ट पे किसी ने कंट्रोल कर रखा है, जैसे ऑस्ट्रिया ने लोम्बार्डी और वेनेशिया को कंट्रोल कर रखा है, तो वो क्यों चाहेंगे कि ये इटली का पार्ट बने। इससे क्या हानि होगी, उनका शासन खत्म हो जाएगा वहाँ पे। तो वो शासन, जैसे इंडिया में यूनिफिकेशन का टास्क किसने पूरा किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए उनकी स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, है ना, यूनिफिकेशन का सिंबल उनको मानते हैं। तो वहाँ पे हर्डल्स क्या थे। 1947 में गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, मालूम तुमको। गोवा 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। एक गोवा इंग्लैंड के कंट्रोल में था ही नहीं। तो यूनिफिकेशन बाद में हुआ। मतलब जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 आया था, उसमें 3 ऑप्शन थे। पहला ये, उन्होंने पहले ये बोला कि एक तो इंडिया पहले से है वो आज़ाद होगा, प्लस एक पार्ट नया बनेगा जिसको बोलेंगे पाकिस्तान। और जो जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थे जहाँ पर राजाओं का शासन था। वो राजा इनडायरेक्टली अंग्रेजों के ही अंडर में थे, लेकिन वहाँ पर शासन किसका था, राजाओं का। उन्हें यह ऑप्शन दिया गया था कि या तुम पाकिस्तान में मिल जाओ या इंडिया में मिल जाओ या फिर इंडिपेंडेंट हो। वही जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर वाला जो मैटर बना था। फिर कश्मीर के राजा वाला वो हुआ था ना, तो इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट चल रहा है। मतलब यूनिफिकेशन एक काफ़ी मुश्किल टास्क होता है, स्पेशली तब जब फॉरेन कंट्रोल हो। मतलब अगर अलग अलग पार्ट पे दूसरे देश का कब्जा है तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर कोई नेशनलिज्म की भावना थोड़ी होगी, वो तो दूसरे देश के। वो थोड़ी चाहेंगे कि तुम आज़ाद हो जाओ या एक बड़ा सा देश, पावरफुल देश बनो। तो एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा हर्डल क्या था, फॉरेन डोमिनेंस। विदेशी जो राजा थे उनका जो प्रभुत्व था वो सबसे बड़ा हर्डल था। दूसरा था जोग्राफिकल डिवीजन। इटली लगभग इसको ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी इटली, फिर सेंट्रल इटली, सेंट्रल पार्ट, और नीचे वाला जो था वो सदर्न पार्ट, ये दक्षिणी इटली। इस तरीके से इसका डिवीजन था। तो ज्योग्राफी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश की एकीकरण में भी और अलग करने में भी। जैसे इंडिया और चाइना अलग क्यों है, उसके बीच में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत को क्रॉस करके इधर के लोग उधर कहाँ जाएंगे, आज से बहुत समय पहले। तो इसीलिए वो एक अलग संस्कृति बन गई, अलग कल्चर बन गया, और इंडिया वाला अलग कल्चर बन गया। तो ये जो पर्वत, ये दूसरे जोग्राफिकल डिवीजन होते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी देश को एकीकरण करने में भी और अलग अलग करने में भी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो जियोग्राफिकल डिवीजन भी इसका एक बड़ा हर्डल था। तीसरा इसमें है कि रिलीजियस हर्डल भी था। पोप कंट्रोल कर रहा था रोम को। अब रोम को पोप कंट्रोल कर रहा है, और पोप क्या है, क्रिश्चियनिटी का सबसे सुप्रीम लीडर। ईसाई धर्म का सबसे सर्वोच्च नेता कौन है, पोप है। तो बाकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो रिलीजन था वो ईसाई था, सब ज़्यादातर ईसाई थे। तो वो पोप के साथ में थे, उनकी इमोशनल सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे किसके साथ में, पोप के साथ।
तो पोप के खिलाफ जाना एक अपने आप में बड़ा डेंजरस टास्क था, क्योंकि सारे के सारे देश उनके खिलाफ हो सकते थे। दूसरा, पोप को सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रांस। फ्रांस की सेना। फ्रांस ने अपनी सेना वहाँ पर लगा रखी थी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ वॉर, अगर किसी से आपका वार होता तो। इसके अलावा ये हो गया एक रिलीजियस जो हर्डल था, एक तरीके से कौम जो कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस। जब भी कोई एक नया देश बनना होता है तो बहुत से नेता होते हैं, और हर नेता का एक सोच जो होती है वो अलग होती है। जैसे कि अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री से रिलेट करें तो गांधी जी अहिंसात्मक ढंग से चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो, है ना। और सुभाष चंद्र बोस तो अगर ना भी कहें तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, तो लोग हिंसात्मक ढंग से देश को आज़ाद करना चाहते थे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बहुत अलग थी। गांधी जी थोड़ा सा सेंट्रल वाले व्यू के थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। ऐसा नहीं था कि वो मजदूरों के ही साथ थे, एक उनका होलिस्टिक अप्रोच होती थी। और जो भगत सिंह जी हैं, उनकी अप्रोच क्या थी? वो मार्क्सिस्ट थे। मार्क्सिस्ट का मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होने चाहिए, जो मजदूर हैं उनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। मार्क्सिस्ट विचारधारा थी। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी एक होने में अलग अलग करती थी। एकीकरण का मतलब सिर्फ जगह का एक करना नहीं होता। अगर इमोशंस एक हो जाएं तो जगह अपने आप एक हो जाएंगी, है ना। तो इमोशनल कॉन्शियसनेस जो है कि राष्ट्रीयता की भावना, अगर सब लोग चाहें कि हम एक हो जाएंगे तो जगह डिवाइड कैसे हो सकती है? और अगर तुम किसी जगह को कंट्रोल कर लो, वहाँ के लोग ना चाहें तुम्हारे साथ मिलना, तो एकीकरण का कोई मतलब नहीं रहा। तो नेशनल कॉन्शियसनेस भी इसमें अभी पांचवा पॉइंट यही होगा, नेशनल कॉन्शियसनेस। राष्ट्रीय एकता की भावना ही नहीं थी लोगों में, राष्ट्रीय एकता की भावना भी होनी चाहिए एक होने के लिए। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस में ये है मैजनी और गैरीबाल्डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, मैजनी और गैरीबाल्डी। मैजनी और गैरीबाल्डी, इनकी जो सोच थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी पॉलिटिकल, वो ये चाहते थे कि एक रिपब्लिक बने। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? वो चाहते थे जब इटली एक हो जाए तो जो देश बने वो रिपब्लिक, उसकी पॉलिटिक्स कैसी हो? रिपब्लिकन हो, और रिपब्लिकन कंट्री बने। जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो उनके इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि वेलकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का राज्य, लोगों का तंत्र। देखो, हमारे देश का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है। और गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। यानी देश का जो हेड है, सुप्रीम है, वो स्टेट का हेड जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। लेकिन उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। पावर्स जो गवर्नमेंट जो चलाता है वो कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर चलाता है। अगर जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी जो देश का सबसे प्रमुख है, अगर उसका चुनाव हो रहा है, जनता उसको इलेक्ट कर रही है, तो हम बोलेंगे वो देश रिपब्लिक है। समझ गए? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? अगर देश का जो प्रमुख है उसका चुनाव कौन कर रहा है? जनता कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे देश रिपब्लिक। और जहाँ पर चुनाव ना हो रहा वो रिपब्लिक नहीं होगा। जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड में गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन स्टेट का हेड वहाँ की क्वीन होती है। क्वीन है या प्रिंस है, राजा रानी होती है। अब राजा रानी को कोई जनता तो चुनती नहीं है, वो तो राजा के बेटे हैं तो राजा बनेंगे बाद में, है ना, बेटे या बेटियां हैं। तो वहाँ पे रिपब्लिक नहीं होता है। यहाँ हमने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? सार्डिनिया के किंग ने, विक्टर इमानुएल सेकंड। इनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? काबूर। अब काबूर अपने राजा के प्रति वफादार होंगे, क्योंकि उनके राजा ही चाह रहे हैं कि आप भाई पूरी सेना दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, और तुमसे कह रहे हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली करो। और ये काफ़ी लिबरल राजा थे जो सपोर्ट करते थे अपनी जनता को। तो यहाँ की जनता और स्पेशली कौन? काबूल, ये चाहते थे कि जब इटली एक हो तो रिपब्लिक ना बने, ये राजा बरकरार रखें, यही राजा का शासन हो और हम प्राइम मिनिस्टर या कोई भी प्राइम मिनिस्टर बना रहे। लेकिन मैजनी और गैरीबाल्डी ये इनके राज्य में थोड़ी रहते थे, और इनको राजा से क्या मोह होगा? ये तो चाह रहे हैं कि अगर इटली यूनिफिकेशन हो तो रिपब्लिक बने, डेमोक्रेसी आए। ये एक पॉलिटिकल डिफरेंस भी था। इसकी वजह से गैरीबाल्डी में और काबूल में थोड़ा सा पॉलिटिकल डिफरेंस होता है। जब बड़े बड़े जो नेता होंगे अगर एक नहीं होंगे तो यूनिफिकेशन कैसे हो पाएगा? तो पॉलिटिकल डिफरेंस भी एक बहुत बड़ा हर्डल था। उसके अलावा नेशनल कॉन्शियसनेस, उस टाइम पे नेशनलिज्म की भावना सबके अंदर नहीं थी।
अगर कोई सार्डिनिया में रहता है तो उसे सार्डिनिया ही पसंद है। आज से 30-40 साल पहले अपने ही देश, अपने मतलब गांव घर में अगर कोई बाहर जाता था पढ़ने या कमाने, तो कहते थे कि देखो भैया परदेश गए, मतलब थोड़ी दूर को ही परदेश बोलते। तुम सिधौली जाओगे तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और आगे जाओगे, मान लो लखनऊ वखनऊ जाना हो, तो हो सकता है अगर 10-15 दिन के लिए जाओ या रहने जाओ तो घर वाले समझाने लगे कि वहाँ किसी से लड़ाई ना करना, है ना, अपना ध्यान रखना। और कहीं ज़्यादा दूर जाना हो तो और अच्छे समझाएंगे कि तुम्हारी गलती ना भी हो फिर भी गलती मान लेना। ये सोच क्या दिखाती है कि वो थोड़ी दूर जाने को ही प्रदेश मान लेते हैं कि सबसे अलग जगह पर कोई जा रहा है, वहाँ पे कुछ आदमी थोड़ी थे, राक्षस टाइप के लोग हैं। तो तुम चाहे गलती ना भी हो फिर भी अपनी गलती मान लो, नहीं तो फालतू में लड़ाई झगड़ा होगा। ये कब फीलिंग आती है? ये तभी फीलिंग आती है ना जब कुछ ऐसा लगे हम कहीं नई जगह पर जा रहे हैं। अगर तुम पूरे देश को ही, नेशनलिज्म की भावना है तो तुम देश के अंदर आराम से घूम सकते हो। अगर किसी दूसरे देश में जाओगे तो तुमको समझाया जाएगा कि वहाँ ये मत करना वो मत करना। तो पहले उस टाइम पे 1815 या 1815-20-25 उस टाइम पे नेशनलिज्म की भावना उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो हर किसी के लिए थोड़ी दूरी ही एक अलग देश माना जाता था। और अलग जब सच में अलग अलग राजा हों तब तो एक यूनिफिकेशन का सेंस आना बड़ा मुश्किल काम था। तो ये सारे हर्डल्स, इन हर्डल्स को जब हम ओवरकम कर लेंगे तभी यूनिफिकेशन होगा। कहते हैं समस्या को जान लेना समस्या का 50% सोल्यूशन होता है। कि अगर तुमको मालूम है कि ये समस्या है तो इन समस्याओं को ख़त्म कर दें तो यूनिफिकेशन हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या कौन थी? फॉरेन डोमिनेंस, दूसरे देश का जो राजा लोग थे उनका शासन था, सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो पहले हम लोग इसी समस्या को ख़त्म करेंगे, समझेंगे कैसे काबूर ने इस समस्या को सॉल्व किया।